हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल और ये 12वां सीरीज नहीं होगा, हम इसको प्लेलिस्ट में डालेंगे तो एक नया सीरीज फिर से शुरू हो जाएगा। तो भूगोल के लिए फर्स्ट होगा, ऐसे टोटल ओवरऑल जो बीपीएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 12वां भाग होगा। तो आज कल हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म किए थे 11वां पार्ट में, मतलब 1 से लेके 11 तक का जो भाग है वो इतिहास के लिए है और 12 से ऑनवर्ड जो भाग होगा वो भूगोल तक का होगा। देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 भाग में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सिंसियरिटी से कर रहे होंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, दोस्तों से डिस्कशन कर रहे होंगे, वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और शेयर करके डिस्कशन कर रहे होंगे, दोनों को बोल रहे होंगे पढ़ने के लिए। तो लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अभी का क्या अपडेट है। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट से इंटरेक्टिव सेशन होगा। अगर कुछ छूट रहा होगा, कोई डाउट होगा, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो हम लोग उसको डिस्कस कर पाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग बिहार का भूगोल शुरू करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ये हम लोग सारा कुछ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो सारा कुछ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये विवास पनोरमा बिहार एक अवलोकन का बुक है, जो बहुत ही डिमांडिंग बुक है बीपीएससी की तैयारी के लिए। बिहार से में जो भी एग्ज़ाम होता है, खासतौर पे बीपीएससी सीडीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बुक है। बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, दरोगा के लिए और भी दूसरा एग्ज़ाम्स होता है, लेकिन सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए एक खास तौर पे रिकमेंडेड बुक है। तो हम लोग इसी से शुरू किए थे, तो जो लोग अगर नए आए होंगे उनको ये पता चलेगा, हम लोग विवास पनोरमा बुक से ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। पूर्वी भारत में आप मानचित्र में देखे होंगे तो देखेंगे तो बिहार पूर्व की तरफ है भारत के मानचित्र पे। यह उत्तर भारत के गंगा के मैदान के समृद्ध में बसा हुआ है। 15 नवंबर 2000 को सन 2000 को बिहार राज्य से 18 जनजातीय जिलों को अलग होकर अस्तित्व में आए झारखंड राज्य के कारण वर्तमान बिहार का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण सीमित हो गया। जो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई था वो कम हो गया, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को सन 2000 को बिहार और झारखंड का, मतलब बिहार का विभाजन हुआ, जिससे कि झारखंड राज्य निकला। उसके पहले भी विभाजन हो चुका है बहुत बार, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल से बिहार को निकाला गया और बिहार उड़ीसा साथ में हुआ करता था। 1936 में बिहार से उड़ीसा निकला और सन 2000 में बिहार से झारखंड निकल गया। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछता है और जानकारी होनी भी चाहिए, ये लेटेस्ट है तो ये पूछता है। तो इसमें 18 जनजातीय जिलों को अलग कर, ये 18 जनजातीय भी जिले याद रखेंगे, जिला का नाम नहीं, 18 जनजातीय जिले ऐसे याद रखेंगे। तो ये दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई हो गया उससे कम हो गया। उत्तर भारत में निम्न और गंगा बेसिन में स्थित बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में है। मतलब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग समझते हैं, और अक्षांश देशांतर भी वही है। लैटिट्यूड जो वर्टिकल लाइन जो होता है, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, जो अर्थ का जो शेप है, उसको अगर जैसे संतरे का शेप है मान लीजिए, तो उसको अगर वर्टिकली स्लाइस कीजिएगा तो जो लाइन बनता है वो अक्षांश कहलाता है। सॉरी वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली जो स्लाइस कीजिएगा वो अक्षांश कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। और हॉरिजेंटली जो करता है वो देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तो उत्तरी नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ये बिहार राज्य स्थित है। बिहार ज्यामितीय आकार की दृष्टि से आयताकार है, ये भी याद रखिएगा, ये सवाल है। अच्छा, इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ये पूछा हुआ सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 13वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है। मतलब कि एरिया में अगर देखा जाए, क्षेत्रफल अगर बिहार राज्य का देखा जाए तो देश में 13वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये 3रा है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 483 किलोमीटर है।
तो ये भी सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में और रिसेंटली पूछा हुआ है, 63वीं 62वीं के आसपास का पूछा हुआ सवाल है। तो ये कंफ्यूज नहीं हुआ है। चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर और हम लंबाई 345 किलोमीटर बोल रहे हैं। तो लंबाई क्यों बोल रहे हैं? नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं इसलिए लंबाई बोल रहे हैं। तो कन्वेंशन के लिए नॉर्थ साउथ जो होता है, उत्तर से दक्षिण का जो होता है उसको लंबाई मान लिया गया है, और चौड़ाई पश्चिम से पूरब की तरफ का जो होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, उसको चौड़ाई। तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसका एरिया है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट लगभग 53 मीटर है। बिहार का उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, सब लोग जानते हैं, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। नेपाल से जुड़ा हुआ है, बिहार का बहुत लंबा बॉर्डर बनता है नेपाल से, तो ये सब लोग जानते हैं। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में बिहार राज्य से अलग हुआ झारखंड राज्य है। बिहार की राजधानी पटना से देश के चारों महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की क्रमशः दूरी, दिल्ली की दूरी 1001 किलोमीटर, कोलकाता की दूरी 553 किलोमीटर, मुंबई की दूरी 1711 किलोमीटर और चेन्नई की दूरी 2366 किलोमीटर। बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण विभिन्न स्थलों पर गंडक, घाघरा, गंगा, कर्मनाशा आदि नदियों द्वारा हुआ है। बिहार के भौगोलिक सीमा का निर्धारण भिन्न स्थलों पर गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनाशा, ये 4 नदियां मिलके बिहार के सीमा का भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है अलग अलग जगहों पर। बिहार की इस भौगोलिक स्थिति ने इस राज्य को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान किया है। प्राकृतिक संरचना की बात करें तो बिहार का प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से, रोहतास, औरंगाबाद, विंध्यन काल से संबंधित है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। प्राकृतिक दशा देखते हैं। भौगोलिक, भौतिक बनावट और उच्च वचन दृष्टि से बिहार को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र पहला, दूसरा गंगा का मैदान या बिहार का मैदान आप कह लीजिए। एक तो शिवालिक रेंज हो गया, पर्वतीय भाग हो गया उसका, और तराई क्षेत्र, और दूसरा हो गया गंगा का मैदान। अब शिवालिक क्षेत्र का पर्वतीय भाग एवं तराई का भाग भाई किधर है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित इस छोटे से क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका 3 उप विभाग है। कहाँ पे स्थित है? शिवालिक का पर्वतीय भाग। शिवालिक का पर्वतीय भाग बिहार के उत्तर पश्चिम में है, जो 932 वर्ग किलोमीटर है, और इसका 3 उपभाग है। तो कौन कौन सा 3 उपभाग है? तो रामनगर दून जो 214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले इस छोटी सी पहाड़ियों के क्रम में अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह दक्षिणी श्रेणी के रूप में जानी जाती है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोड़ी तक लगभग 75 किलोमीटर में विस्तृत इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। तो सोमेश्वर श्रेणी की तरह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष से भिखनाखोठी तक लगभग 75 किलोमीटर में विस्तृत इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। जो ये सोमेश्वर श्रेणी है उसका जो सबसे ऊंचे वाला भाग है वो बिहार और नेपाल का बॉर्डर होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है। इसमें सोमेश्वर, भिखनाठोड़ी और मरवात प्रमुख दर्रे हैं जो नदी के बहाव के कारण निर्मित हुए हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। तो बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग जो है वो कहाँ से बनता है? तो सोमेश्वर, भिखनाठोड़ी और मरवात प्रमुख दर्रे हैं। ये सब जो दर्रा है ना, सोमेश्वर, भिखनाठोड़ी और मरवात, ये दर्रे हैं, और ये दर्रे सोमेश्वर श्रेणी में है जो कि नेपाल और बिहार के बीच मार्ग स्थापित करते हैं। तीसरा उप विभाग है इसका दून घाटी। यह घाटी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। मतलब रामनगर हो गया, सोमेश्वर श्रेणी हो गया, उसके बाद ये उसके दोनों के बीच में है। लगभग 24 किलोमीटर की लंबी और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची इस घाटी को हरहा नदी के घाटी भी
कहते हैं। तो हरहा नदी की घाटी किसे कहते हैं? तो दून घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। अच्छा, अब आता है शिवालिक का पर्वतीय भाग और तराई क्षेत्र तो हो गया, इसमें 3 विभाग था। अब आता है गंगा का मैदानी मैदान या फिर बिहार का मैदान। लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को आवृत करता है। यह मैदान उत्तर में नेपाल की सीमा, हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर पठार तक विस्तृत है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यह मैदान बिहार के भूखंड का लगभग आधा भाग है। मतलब कि बिहार का भूखंड का सबसे मेन पार्ट जो है वो गंगा का मैदान या बिहार का मैदान कह सकते हैं। इसकी संरचना गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस मैदान की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर तथा इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य है, जबकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। कहीं कहीं इससे अधिक की भी गहराई पाई जाती है। गंगा नदी बिहार के इस समतल मैदान को निम्न 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी को ऐसे देखेंगे तो जब वो आती है तो गंगोत्री के पास से गोमुख से निकलती हुई तो सीधे पहले नीचे की तरफ मुड़ती है, लेकिन वो हरिद्वार से मुड़ जाती है टुवर्ड्स ईस्ट के तरफ। तो ईस्ट के तरफ जब मुड़ती है तो बिहार को इस तरह से पाटती है कि बिहार का आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे हो जाता है और लगभग बीच बीच से निकलती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर बिहार का मैप देख पा रहे होंगे तो 1 मिनट, हाँ, अगर आप बिहार का मैप देख पा रहे होंगे तो उसमें पाएंगे कि बीच बीच से निकला है। हम लोग एक बार मैप भी खोल के दिखा लेंगे। अभी मेरे पास मैप अवेलेबल है नहीं, तो मैप मेरे पास जैसे ही अवेलेबल होता है मैं एक बार मानचित्र भी दिखा दूंगा। तो आगे चलते हैं। तो गंगा नदी बिहार के इस समतल मैदान के निम्न 2 भागों में विभाजित की, उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा कौन सा भाग है? दक्षिणी गंगा का मैदान। ये 2 भाग यहाँ पे है, दक्षिणी गंगा का मैदान, ये 2 भाग में विभाजित करती है। अब करते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा के उत्तर में यह मैदान तराई क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन है याद रखेंगे, दिमाग में बैठा कर रखेंगे। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला इत्यादि हैं, द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल किधर है? चूंकि नदी बीच बीच से बह रही है, गंगा नदी, जस्ट इमेजिन कि बीच से अगर बिहार के बीचों बीच से बह रही है तो ये जो ढलान है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। इस मैदान में प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता दिखाई देती है। घाघरा गंडक दोअब, गंडक कोसी की दोअब तथा कोसी महानंदा दोअब यहाँ के प्रमुख दोअब है। इस मैदान में नदियों का मध्य बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियरा प्रदेश या नदी धाराओं से निर्मित चौर एवं क्षारण अपने क्षेत्रीय विशेषताएं रखती है। मतलब कि नदियों के बाढ़ क्षेत्र के लिए, बाढ़ क्षेत्र की वजह से दियारा बोलते हैं। बहुत जगह आप लोग बिहार से हैं तो दियारा सुने होंगे, चाहे बिहार से नहीं भी होंगे तो जान लीजिए दियारा क्षेत्र भी कहलाता है जो बाढ़ के क्षेत्र से आता है। बाढ़ का क्षेत्र जो होता है या चौर कहलाता है, क्षारण भी कहते हैं। इस मैदान के उत्तर में दलदली भूमि तथा दलदली झीलों का बाहुल्य है। इसके उत्तर में माने कि ऊपर की तरफ जो नदी बहती है, ये गंगा नदी, इसके ऊपर के तरफ उत्तरी गंगा मैदान की बात बोल रहे हैं। तो इसके उत्तर में अगर जाएंगे तो उसमें दलदली झीलों का बाहुल्य है और भूमि का बाहुल्य। इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में है। तो उत्तरी गंगा मैदान का विस्तार किधर है? तो सारण में है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिलों में है। अब दक्षिणी गंगा का मैदान देखते हैं। तो दक्षिणी गंगा नदी के दक्षिण तट से, हाँ, गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटानागपुर पठार तक फैला दक्षिण गंगा का मैदान मुख्यतः, ये कुछ क्षेत्रफल कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। यह मैदान पूर्व में राजमहल की पहाड़ी के समीप संकीर्ण है, राजमहल की पहाड़ी, जबकि पश्चिम और मध्य में अधिक चौड़ा है। इस मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इन नदियों का जो है ना, वो क्षेत्र में जो औसत ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, जाहिर सी बात है उसको गंगा में मिलना है, तथा इसकी
निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लगाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। इस मैदान की प्रमुख नदी सोन, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बिहार में बहने वाली नदी अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगी? सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, ये सब नदियां जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा में जाके मिल जाती हैं। और जो उत्तरी मैदान जो है उसमें क्या करती है कि नदी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। तो साउथ वाली जो नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह मैदान मुख्यतः समतल है, परंतु कहीं कहीं जैसे कि गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक और बराबर की पहाड़ जैसे प्रायस्थितिक पहाड़ियाँ इस मैदान की एकरूपता को भंग करती हैं। गंगा के दक्षिणी तट से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं। गंगा के दक्षिणी तट से लगे दक्षिण की ओर अगर जाते हैं तो गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं, जो ताल अथवा तालाब के भ्रांति उच्चारण कहलाते हैं। मतलब टाल वैसा ही जो गहरा एरिया है उसको ताल बोलते बोलते टाल हो गया। मुख्यतः यह मैदान 3 भागों में विभाजित हुआ है। गंगा सोन दोअब, अब सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली है, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र की नदी है। तो गंगा और सोन नदी का जो दोअब है, मगध का मैदान तथा अंग का मैदान। अंग का मैदान मतलब हो गया आपका भागलपुर वाला जो क्षेत्र है। मगध का मैदान हो गया पटना से लेके गया तक वाला जो क्षेत्र हो गया। उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षा इस मैदान में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इस मैदान की मिट्टियाँ कांप है, जो गहरी और चिकनी या पीली दोमट है। इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी है। तो ये हो गया प्राकृतिक संरचना। और अब बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी जलवायु मतलब मानसून में बारिश होता है। मानसून जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं, जिसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त नमी के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय प्राकृतिक कहा जाता है। बिहार के पूर्व भाग में आर्द्र तथा पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन एक साइंटिस्ट थे जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किए थे। तो अगर आप जियोग्राफी कोई ऑप्शन रखता होगा तो पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। चाहे जियोग्राफी जब आप जियोग्राफी जो भी पढ़ेगा जीएस के लिए भी तो उसको कोपेन के बारे में सुनने को मिलेगा ही। जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AW विभाग में थर्नवाट के अनुसार, थर्नवाट भी साइंटिस्ट हैं, जियोग्राफिस्ट हैं, मतलब जियोग्राफी के साइंटिस्ट है, के अनुसार CAW तथा त्रिवर्ती ये भी साइंटिस्ट हैं, और के अनुसार उत्तरी भाग CAW तथा दक्षिणी भाग AW विभाग में आता है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा कारण है जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है? तो हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, और नॉर्थ वेस्टर एवं ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता। तो ये सारा चीज़ है जो बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। बिहार का जलवायु किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से अपने प्रकृति को शो करता है, वो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। बिहार के 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं बिहार में। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक, और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। तो ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु हो गया जो बिहार में मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इसके आगे चलता आप ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि होली के समय या होली के बाद से थोड़ा गर्मी शुरू होता है तो उसमें ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। मार्च महीने में से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है, जिसके कारण इस मौसम में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है तथा वायु भार कम होता है। जाहिर सी बात है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वायु भार कम हो जाएगा। मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है, ये सवाल पूछता है ज्योग्राफी में। इस महीने का औसत तापमान बिहार के संदर्भ में कहा जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। ये भी पूछता है कि बिहार के मैदानी भाग में जो गर्म हवा चलती है गर्मी के दिन उसको क्या बोलते हैं। जो मई महीने की विशेषता है, यह हवाएं 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। इस मौसम में स्थानीय कारणों के चलते धूल भरी आंधियाँ और झंझावट सामान्यतः संध्या में आती है।
यहाँ चक्रवातीय तूफानों जिसका उद्गम बंगाल की खाड़ी में होता है कि आने के संभावना प्रायः मई और जून महीने में रहती है। इसे नॉर्थवेस्टर भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। इस चक्रवातीय तूफान का ज़्यादा प्रभाव बिहार के पूर्वी भाग में पड़ता है। गया जिला बिहार का सबसे गर्म स्थान है, ये सवाल भी पूछता है, वैसे जान लीजिए। और सबसे ठंडा भी है, ये भी बात है कि गया में ही सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है बिहार में। वर्षा ऋतु, बिहार में इस मौसम का आरंभ मानसून के आगमन यानी कि मध्य जून, बिहार में इस मौसम वर्षा ऋतु का आगमन मानसून के आरंभ यानी कि मध्य जून के साथ शुरू हो जाता है। बिहार में जुलाई और अगस्त महीने में अत्यधिक वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून से होता है के कारण होती है। साउथ वेस्ट मानसून में पूरा नॉर्थ इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। साउथ में जब हम जाते हैं, मतलब भारत के दक्षिणी एरिया में जाते हैं, साउथ मतलब बिहार का साउथ नहीं, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से बारिश होती है। और बिहार में वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन एवरेज जो है 125 सेंटीमीटर है। उत्तर पूर्वी भाग के किशनगंज जिले में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। तो ये सवाल पूछता है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि बिहार का औसत वर्षा कितनी है, तो 125 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसका उद्भव हिंद महासागर में होता है का प्रभाव बिहार में 15 अक्टूबर तक स्थिर हो जाता है तथा मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इसे ही मानसून का लौटना या वापस होना बोलते हैं। रिट्रीटिंग द मानसून, मानसून परिवर्तन रिट्रीटिंग ऑफ मानसून काल को मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। शरद ऋतु का काल भी कहा जाता है। अब शीत ऋतु आता है। अब शीत ऋतु वर्षा के बाद शीत आएगा, यानी कि मध्य अक्टूबर से लेके फरवरी मध्य तक, या बिहार में शीत ऋतु का काल अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। स्वच्छ आकाश, सहनीय सूर्य की मृदुल किरणें, मंद पछुआ पवन, शांत रात्रि तथा सुहानी सुबह शीत ऋतु की विशेषताएं हैं। दिसंबर एवं जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है। वर्षा रबी फसल के लिए लाभप्रद होती है। बिहार में जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, सब लोग जानते हैं। जनवरी माह का औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों के समीप पाला गिरने की संभावना रहती है। शिवालिक श्रेणी में पाला गिरता है क्योंकि वो उत्तर पश्चिम की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा हिल एरिया ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब आता है नया नेक्स्ट बिहार के भूगोल में नदियाँ और जल प्रवाह। बिहार के जल प्रवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ हैं जिन्होंने बिहार में धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। बिहार के सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो गंगा है, जबकि अन्य प्रमुख नदियाँ सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि है। बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग उत्तरी बिहार की नदियाँ, यह हिमालय से निकलकर, उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। इनमें प्रमुख है सरयू, घाघरा भी बोलते हैं, सरयू को घाघरा बोलते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। इन सभी नदियों में ये सभी नदियाँ क्या करती हैं कि हिमालय से निकलकर दक्षिण पूर्व के तरफ बहती हुई ये मिलती हैं, किधर, गंगा में मिलती हैं। तो इन सभी नदियों में वर्ष भर पानी पाया जाता है, यानी कि ये पेरिनियल रिवर है, मतलब जो सालों भर पानी से भरी रहती है। अच्छा, दूसरा है दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ कहाँ से निकलती है, पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली यह नदियाँ गंगा या उसके सहायक नदियों में दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं, या तो गंगा में मिलती है या फिर उसके सहायक नदियों में दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। इसमें से जो प्रमुख है वो सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, पंचाने तथा कर्मनाशा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दे देता है 4 और उसमें क्या पूछेगा, और 5वां ऑप्शन तो जानते ही हैं, नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट।
ऊपर में कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर सही है। ठीक है, तो क्या करेगा कि बोल देगा कि इसमें दक्षिण बिहार की नदियां कौन सी हैं। इसमें से अगर 2 दे दिया तो 5वां ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ए एंड बी का ऑप्शन तो होता नहीं है। और अगर 1 दे दिया तो एक जो ऑप्शन होगा, या फिर कोई नहीं है, सारा उसने उठा के उत्तर की नदियां दे दी। उत्तर की नदियां कौन कौन सी थी तो याद है सबको, सरयू नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि जो नदियां हैं वो उत्तरी हैं। और दक्षिणी कौन है तो सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, ये सब जो नदियां हैं वो दक्षिणी नदियां हैं, उत्तरी नहीं है, दक्षिणी है। इसके पहले वाली जो थी वो उत्तरी थी। तो याद रखना है कि नदी कैसे, और आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ के याद रखेंगे तो याद रहेगा। यह मुख्यतः बरसाती नदी है। बिहार की नदियों की सामान्य प्रणाली पद प्रकार है। अच्छा, अब इंडिविजुअल रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो उत्तर बिहार की नदियां हैं वो जो है वो सालों भर उसमें पानी होता है, और जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो मुख्यतः बरसाती नदियां हैं। किसी किसी में पानी हो भी सकता है, किसी में नहीं होता है, जनरली नहीं ही होता है। बरसात के दिनों में पानी आता है, जनरली सूख जाती हैं गर्मियों में, तो उसको बरसाती नदियाँ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिण में ऐसा होता है। अच्छा, अब बिहार की प्रमुख नदियों में सबसे पहला नाम आता है गंगा का, और इसमें बहुत सारा सवाल बनता है, कुछ एक नहीं बहुत सारा सवाल बनेगा, और पूछा हुआ रिसेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ, हम लोग उसको पॉइंट आउट करते जाएंगे, और उसको रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसी तरह का दूसरा सवाल पूछेगा, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देश की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की अत्यंत पवित्र नदी गंगा उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में 6,600 मीटर की ऊंचाई से गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, और उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी के उत्तर में ये स्थित है। कौन? तो गंगोत्री हिमनद का गोमुख जो है वो वहाँ पे स्थित है। तो ये कौन से स्टेट में हो गया? गंगा किस स्टेट से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, केदारनाथ की चोटी से ऊपर में गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। एक जगह है जहाँ जिसको गोमुख बोला जाता है, वहाँ से निकलती है। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। एक्चुअली गंगा नदी नाम से वहाँ से चलती नहीं है, वहाँ से भागीरथी और अलकनंदा के नाम से ही चलती है। और देवप्रयाग के समीप अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। 2 नदी चली वहाँ से, कहाँ से? तो गोमुख से, और ये देवप्रयाग के समीप भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है और मिल के एक हो जाती है, और उसको गंगा बोलते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ये भी एक सवाल है। हर चीज़ पे ध्यान देना है, ये भी एक सवाल है देवप्रयाग में, और ये पूछा हुआ सवाल है। और यहीं से गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है, उसके ऊपर पहाड़ से बहती है, पहाड़ से निकलती हुई नदियाँ बहती हुई आ रही होती है और हरिद्वार में समतल भूमि में प्रवेश करती है। तो ये सवाल पूछता है कि गंगा नदी समतल भूमि पे कहाँ प्रवेश करती है? तो यह हरिद्वार में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। यह बिहार की भी प्रमुख नदी है, जाहिर सी बात है। यह नदी बिहार के भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है, भोजपुर और सारण के बीच की सीमा बनाती है, यानी भोजपुर इधर और इस तरफ सारण, इस तरफ भोजपुर इस तरफ बनाती हुई चौसा के समीप बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ये सवाल पूछा हुआ है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ पे एंटर करती है? तो चौसा के पास, चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, चौसा के पास, बक्सर के पास आप कह सकते हैं, अगर चौसा ऑप्शन नहीं है तो एंटर करती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली कौन कौन नदी उत्तर की दिशा से मिलती हैं? तो जो उत्तरी बिहार की नदियाँ होंगी वो उत्तर से मिलेंगी। घाघरा उत्तर बिहार की नदी, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, महानदा, ये प्रमुख नदी हैं जो उत्तर के दिशा से मिलती हैं। और ये प्रमुख नदी हैं जो उत्तरी बिहार की है, जाहिर सी बात है वो उत्तर की तरफ से ही मिलेंगी, वो कूद के दक्षिण की तरफ नहीं आएंगी, उत्तर की तरफ से ही मिलेंगी। जबकि दक्षिण दिशा से मिलने वाली कौन है? जो दक्षिण दिशा वाली ये वाली सब उत्तरी कोयल, फाल्गु, सोन, कर्मनाशा, ये सब जो नदियां हैं, सोन, पुनपुर, हरोवर, फल्गु, किऊल आदि प्रमुख नदियां हैं। गंगा नदी का बिहार में ढाल बहुत कम है,
लिए वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ढालान बहुत कम है, समतल भूमि पे बहती है गंगा नदी बिहार में, इसलिए बाढ़ आने का बढ़ जाता है। छपरा के समीप अब पूछता है कि बिहार में कौन नदी गंगा से कहाँ मिलती है। ये सवाल पूछा था, शायद 63वीं में पूछा था कि पुनपुन नदी बिहार से कहाँ, गंगा से कहाँ मिलती है, वो शायद फतुहा के पास मिलती है। ये पूछा हुआ सवाल था, तो वही सारा सवाल यहाँ शुरू हो चुका है। तो ध्यान देना है और याद कर लेना है पढ़ के समझ के। छपरा के समीप घाघरा। अब घाघरा नदी हम लोग कहीं देखे थे ना, सरयू उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था, तो घाघरा सरयू एक ही है। तो छपरा जो है ना शहर, वो सरयू नदी के किनारे घाघरा नदी के पर बसा हुआ है। और छपरा के समीप घाघरा, सोनपुर में गंडक, मुंगेर में बागीमती, कुर्सेला के समीप कोसी, मनिहारी के पूर्व में महानंदा, चौसा के पास कर्मनाशा, मनेर के समीप सोन, फतुहा के पास पुनपुन। देखिए ये सवाल पूछ चुका है। सूर्यगढ़ा के पास फल्गु नदियाँ गंगा में मिलती हैं। तो याद रखना चाहिए भाई, घाघरा नदी छपरा के पास मिलती है गंगा में। सोनपुर में गंडक नदी मिलती है, जो गंडक पे पुल है, हाजीपुर से आप छपरा की तरफ जाइएगा तो गंडक के पुल है, वहां पे सोनपुर में मिलती है गंडक नदी गंगा से। मुंगेर में बागीमती मिलती है गंगा से। कुर्सेला के समीप कोसी नदी, कौसे कुर्सेला कौसे कोसी नदी, याद रखिए ऐसे। मनिहारी के पूर्व में महानंदा गंगा से मिलती है। चौसा के पास कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है। मनेर के समीप सोन, फतुहा के पास पुनपुन नदी गंगा से मिलती है। सूर्यगढ़ा के पास फल्गु नदी गंगा में मिलती है। तो ये चीज याद रखना चाहिए, एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, और इसको आप रट के मत याद कीजिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो रट के कोई काम मत कीजिएगा कि हम रट गए। और चूंकि देखिए आपको मेंस में रटना काम नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सर पीटी तो निकल जाए पहले, तो पीटी निकालने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। रट के आज बीपीएससी अपने आप को बहुत अपग्रेड कर चुका है, आप रट के जाके नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर कर देगा और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। उत्तरी नदी, जाहिर सी बात है उत्तर की तरफ किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। इस तरह से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। 2-4 बार वीडियो घुमा के देखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, जो 2-4 बार ये डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। उसको रटने की जरूरत ही नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियाँ काब, छेर, बनास, मोहनी, धनौल, किउल, मुहाने, बडुआ, चानन, घोघा, गेरुआ, का, गुमामी है। बिहार के सभी भागों में यह नदी नौकागम में होने के कारण व्यापार और यातायात के लिए उत्तम साधन प्रदान करती है। यानी कि बिहार में कहीं भी ये गंगा नदी बहती है तो वहाँ उसमें नाव चलाया जा सकता है, मतलब इतनी गहराई होती है, तो इसके लिए व्यापार और यातायात दोनों के लिए ये बहुत ही उत्तम साधन प्रदान करती है। तो आप लोगों को पता होगा बिहार में, और इनफैक्ट इंडिया में, बिहार में तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रहे हैं, हमें बिहार की सरकार बना रही है, जो गंगा नदी के समीप जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके किनारे बनेगा ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये सब चीज़ चल रहा है। अच्छा, अब आते हैं गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्रोत मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा एवं तिब्बत से अन्नपूर्णा पहाड़ी के समीप मानगमोट एवं कुतांग नामक स्थान है। मानगमोट एवं कुतांग नामक स्थान है। किसका उद्गम भाई? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल के उत्तरी सीमा, नेपाल से भी उत्तर चल जाए, एवं तिब्बत के अन्नपूर्णा पहाड़ी के समीप। तिब्बत का अन्नपूर्णा और नेपाल का जो उत्तरी सीमा जहाँ मिलता होगा वहाँ पे मानगमोट एवं कुतांग नामक स्थान है। वहाँ से गंडक नदी निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? जल्दी 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 बताइए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। और उसका नाम शुरुआत का क्या है? भागीरथी, अलकनंदा, जो आपस में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग से वो कहलाने लगती है गंगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं। पूरे वर्ष जल से भरी होने के कारण सदानीरा के नाम से प्रसिद्ध यह नदी नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा का मतलब भी गंडक होता है, क्योंकि सदा मतलब हमेशा और नीरा मतलब जल होता है। तो सदानीरा के नाम से भी ये नदी प्रसिद्ध है, और नेपाल में इसको सप्तगंडकी कहा जाता है, और बिहार में गंडक नदी कहा जाता है। यह अपनी 7 सहायक नदी है। इसकी 7 सहायक नदी हैं। कितनी है? 7 हैं। नदियों के साथ प्रभावित होती हुई वाल्मीकि नगर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर उद्यान है, टाइगर रिजर्व है वहाँ पे।
टूरिस्ट प्लेस है बिहार का। बहुत लोग को नहीं पता होगा, ये टूरिस्ट प्लेस है। बिहार में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे आप भ्रमण करने जा सकते हैं, जहाँ पे आप मनोरंजन करने जा सकते हैं, जहाँ पे आप एक लीजर टाइम अपना व्यतीत कर सकते हैं। बहुत जगह है, हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें से एक ये वाल्मीकि नगर भी है। बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है गंडक नदी बिहार में? वाल्मीकि नगर में। नेपाल में इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडकी और नारायण गंडकी या नारायणी है। नेपाल में इसके मुख्य धारा का नाम क्या है? काली गंडकी, नारायण गंडकी या नारायणी। गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में उत्तर की ओर से गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी चूंकि उत्तरी बिहार की नदी है, तो सोनपुर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए ना कि गंगा नदी में सोनपुर में गंडक मिलती है गंगा से, तो सोनपुर में ये मिल जाती है। गंगा नदी पटना के नज़दीक सोनपुर में उत्तर की ओर से। अच्छा, डायरेक्शन भी याद रखना है कि ऐसा नहीं कि ये लिख दे कि गंडक नदी कहाँ मिलती है, ऐसा सवाल पूछ दे। तो गंडक नदी गंगा में दक्षिण की ओर से सोनपुर में मिलती है। अब सोनपुर याद रख लिया और दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो गए, तो ये ध्यान रखना है कि ये उत्तरी नदी है, मतलब उत्तरी बिहार की नदी है। तो ये जब भी मिलेगी तो उत्तर की दिशा से मिलेगी। जैसे ऑप्शन क्या देगा कि सोनपुर दे दिया आपको, चौसा दे दिया आपको, मान लीजिए कि पुनपुन दे दिया, फतुहा दे दिया, छपरा दे दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये तो सीधा है कि भाई सोनपुर में मिलेगी। लेकिन ऐसे लिखा, छपरा में उत्तर से मिली, सोनपुर में दक्षिण से मिली, सोनपुर में उत्तर से मिली, आपको क्या बोलते हैं पुनपुन फतुहा में आपको दक्षिण से मिली। तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि सोनपुर में उत्तर से मिली कि दक्षिण से मिली। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये उत्तरी नदी है तो उत्तर से ही मिलेगी। तो उत्तर की ओर से गंगा में मिल जाती है। यह नदी मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती है। तो गंडक नदी किस जिलों की सीमा बनाती है? मुजफ्फरपुर और सारण। और सरयू नदी किस सरयू नदी मैं बोल रहा हूँ कि गंगा नदी इधर जब छपरा से जब घुसती है, बिहार में जब घुसती है, उस समय वो किसकी सीमा बनाती है? भोजपुर और सारण जिले की। भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती है जब वो बिहार में घुस रही होती है उसके बाद। और गंडक नदी मुजफ्फरपुर और सारण जिले का सीमा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इस नदी पर वाल्मीकि नगर में बराज बनाया गया है, जिससे बाढ़ आने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। इसी नदी पे वाल्मीकि नगर में बराज बनाया गया है। और गंडक नदी के वजह से ही उत्तर बिहार में इस तरफ जो गोपालगंज की तरफ जो बाढ़ उड़ाता है, कभी कभी नेपाल जो पानी छोड़ देता है, जो नहीं कहा जाता है, तो ये भी एक कारण है। अब चलिए सरयू नदी। यह नदी पहाड़ी क्षेत्र से करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में सरयू कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहलाती है और मैदानी क्षेत्र में सरयू कहलाती है। तीव्र प्रवाह बहने के कारण इस नदी को घाघरा या घघर भी कहा जाता है। घाघरा घघर एक ही है। यह हिमालय पर्वत में स्थित नेपाल के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। ये हिमालय पर्वत में स्थित नेपाल के मापचा चुंगो से निकलती है। और आपको गंडक नदी कहाँ निकलती है? तो नेपाल के उत्तरी सीमा के तिब्बत के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मान गमोट एवं कुतांग नामक जगह से निकलती है। और ये निकलती है मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा से बहकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हिमालय को पार करती है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए डायरेक्शन में बहकर दक्षिण पश्चिम की ओर हिमालय को पार करती है। मैदानी भाग में पहुंचकर इसकी दो शाखाएं पश्चिम की ओर करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा हो जाती है, परंतु आगे चलकर पुनः दोनों एक हो जाती है। यह नदी सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है। जबकि गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर रही थी? चौसा बक्सर जिले के पास बिहार में प्रवेश कर रही थी। और गंडक जो है वो कहाँ प्रवेश कर रही थी? तो वाल्मीकि नगर में प्रवेश कर रही थी बिहार में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कोरिलेट करके।
तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा बनाती है। कौन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है? तो सरयू नदी। सरयू नदी के उस तरफ बलिया जिला हो जाता है और इस तरफ छपरा हो जाता है। ऐसा ही शायद कंसेप्ट है। आगे चलकर यह नदी छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है, जो हम लोग इधर पढ़े थे कि सरयू छपरा के निकट गंगा से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। गंडक का कुल लंबाई हो गया 425 किलोमीटर और सरयू का हो गया 1180 किलोमीटर। हाँ, कोसी नदी। अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत का गोसाई धाम है। हिमालय पर्वत में कोई जगह है गोसाई धाम, वहाँ से ये कोसी नदी निकलती है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो नेपाल के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और गंगा नदी तो गोमुख से निकलती है। और गंडक नदी जो है तिब्बत के अन्नपूर्णा पहाड़ी के समीप नेपाल के उत्तरी भाग में मानगमोट एवं कुतांग नामक स्थान से निकलती है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय पर्वत के गोसाई धाम से निकलती है। हिमालय क्षेत्र में जल की 7 धाराएं, हिमालय क्षेत्र में जल की 7 धाराएं सुन कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, लीखू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी एवं तमुल कोसी बहती है। मतलब कि हिमालय क्षेत्र में जल की 7 धाराएं, इसकी 7 धाराएं बहती हैं। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते हुए पश्चिम की ओर से इसे सुन कोसी तथा पूर्व की ओर से तामुल कोसी कहलाती है, आकर मिलती है। इन सब धाराओं को मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। मतलब कि सुन कोसी तथा पूर्व की ओर से तामुल कोसी अरुण कोसी से आके मिलती है, तो मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। कोसी के वास्तविक नाम कौशिकी है। इसका वास्तविक नाम क्या है? कौशिकी। प्रायः मार्ग बदलने के प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये तुरंत मार्ग बदल देती है और इसकी वजह से, मार्ग बदलने की वजह से बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अचानक से बाढ़ आ जाता है। तो नॉर्थ बिहार में बाढ़ आने का कारण, बहुत बड़ी कारण है ये कोसी नदी, और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यह छपरा के निकट मैदान में आती है तथा एक विशाल कछाड़ी पंख बनाकर फैल जाती है। आगे चलकर यह नदी खगड़िया के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है कोसी नदी? तो खगड़िया की नदी। गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। तो एक सवाल ये भी है कि गंगा से मिलने से पहले कौन ऐसी बिहार की नदी है जो अपना खुद का डेल्टा बनाती है? तो ये खुद का डेल्टा बनाने वाली नदी है कोसी। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी तथा इसका अपवाह क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है। अब आता है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियाँ है। बूढ़ी गंडक, ये सब कुछ याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सब अभी चीज़ चल रहा है। अगर ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो बिहार की नदियाँ बहुत ही हॉट टॉपिक है बीपीएससी के पीटी के लिए। यहाँ से सवाल 2-4 जरूर रहता है और कन्फ्यूज़न में आदमी गलती करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कनेक्शन बना के एक दूसरे से लॉजिक लगा के समझते हुए क्वेश्चन को, आंसर को याद रखना है और आंसर करना है। पहाड़ियों से निकलते हैं, सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलते हैं। यह बिहार के उत्तरी पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है भाई बिहार में? तो पश्चिम चंपारण में। कौन नदी प्रवेश करती है? तो बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी इसे कहते हैं, किसे? बूढ़ी गंडक को, जिसका बहाव उत्तर पश्चिम से उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर है। यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उत्तरी मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। हरहा, कापन, मसान, बाणगंगा, पंडई, मनिहारी, करहहा, उरई, तेलाब, प्रसाद, तियार आदि बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं बागमती। यह नदी नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है भाई? महाभारत श्रेणी से निकलती है।
नेपाल के महाभारत श्रेणी से ये नदी निकलती है, बागमती नदी। बाद के दिनों में इसका प्रवाह मार्ग बदल लेने वाली यह नदी, बाद के दिनों में अपना प्रवाह मार्ग बदल लेने वाली यह नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिलों में बाढ़ को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। बागमती नदी से बहुत बाढ़ आता है। कोसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर पुल एवं बांध बनाकर नियंत्रित किया गया है। लाल बकैया, लाखनदेई, चकनाहा, जमुने, सिपरीहार, छोटी बागमती, कोला आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। कमला नदी, इस नदी का उद्भव स्रोत नेपाल के हिमालय पर्वत के महाभारत में, यानी कि कमला और बागमती दोनों एक ही जगह से निकलती है, महाभारत श्रेणी से। यह बिहार के जयनगर के समीप प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में प्रवेश करती है, जयनगर के समीप, मधुबनी से थोड़ा सा आगे है, जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है, तथा दरभंगा जिले के मधुबनी क्षेत्र में कोसी से मिल जाती है। कोसी से ये कमला नदी मिल जाती है। कहाँ? तो दरभंगा जिले के मधुबनी क्षेत्र में कोसी से मिल जाती है। सोन, ढोड़ी और बलान इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सोनी, ढोड़ी और बलान इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कमला नदी की। अब आते हैं महानंदा नदी। उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी, उत्तरी बिहार के मैदान में अगर सबसे पूरब की तरफ जाते हैं तो इसका उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और ये सबसे पूर्वी नदी है। यह नदी पूर्णिया तथा कटिहार जिले से बहती हुई कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण पूर्व में कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी से मिल जाती है। अब आती है सोन नदी। सोन नदी, इस नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के मकौल पर्वत का अमरकंटक स्थान है। ये सवाल पूछता है, सबको पता होगा। नहीं पता है तो भाई जान लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ के याद कीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश चले जाइए। सोन नदी मतलब मध्य प्रदेश, ये साउथ की तरफ की नदी है और ये मध्य प्रदेश से एक मैकाल पर्वत है जहाँ पे अमरकंटक नाम का स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। पहले उत्तर की ओर, पहले उत्तर की तरफ बहती है, फिर उत्तर पूर्व की ओर तथा फिर पूर्व की ओर बहती है। यानी कि पहले वर्टिकल ऐसे बनाया लाइन ऊपर की तरफ, उत्तर अगर ऊपर मान ले तो, फिर उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे हुआ, ठीक है, और फिर पूर्व की तरफ बहना शुरू करती है। यह झारखंड की पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, झारखंड में कहाँ? पलामू में, और बिहार में रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है तथा अंततः पटना के पहले दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शायद पूछा हुआ है, एकदम समझ के याद रख लेना है कि सोन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो दानापुर के समीप मिलती है। पुनपुन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो फतुआ के समीप मिलती है, जो पूछा हुआ है, ये भी शायद पूछा हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इस नदी का कुल लंबाई 780 किलोमीटर, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो गंगा का जो दक्षिणी सहायक नदी है, जो गंगा में आके मिलती हैं दक्षिण की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? सोन नदी की है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये सब इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं साउथ की। इस नदी से अनेक नहरें निकली गई हैं जिसमें सिंचाई काम होता है। सोन परियोजना बहुत सारा आपने सुना होगा, बहुत सारा नहर निकला हुआ है सोन परियोजना के तहत, जिसमें सिंचाई का काम होता है। और ये सिंचाई वाला जो काम होता है ये जनरली साउथ बिहार में होता है, क्योंकि साउथ बिहार में पानी का दिक्कत रहता है, तो नदी से नहर निकाल के सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबंध हुआ है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। यह उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है बिहार में भाई? औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश, मैकाल पर्वत के पास से निकलती है। और सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से? तो दानापुर के समीप मिलती है। तो ये बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और यह औरंगाबाद, गया, जहानाबाद होते हुए पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिलती है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। कौन नदी मिल जाती है भाई? तो पुनपुन नदी। यह नदी ग्रीष्म काल में सूख जाती है तथा वर्षा ऋतु में के दिनों में अत्यधिक जल से के साथ बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मनोहर एवं दरघा है। अब आते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी यह छोटानागपुर के पठार से छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं। छोटानागपुर के पठार और छोटी छोटी धाराएं, याद रखो, फल्गु नदी हो गया। इसकी मुख्य धारा निरंजन भी कहलाती है, निरंजना नदी भी कहते हैं। गया में निरंजना और फल्गु एक ही नाम है, जो बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। पितृ पक्ष के दौरान इसके तीर्थ यात्री फल्गु में के स्थान पर पिंडदान करते हैं।
वो गया जो है फल्गु नदी, वहाँ पे लोग पिंडदान करने के लिए वो जगह बहुत ही फेमस है। वहाँ पे देश विदेश में जो भारतीय लोग रहते हैं, देश के तो देश है ही, जो विदेश में भी लोग रहते हैं वो भी मतलब पिंडदान के लिए पितृपक्ष के दौरान तीर्थ यात्रा पे आते हैं। और ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पितृदान के लिए, पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए। कर्मनासा नदी, यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। विंध्याचल में दुर्गा माँ का बहुत बड़ा मंदिर है तथा अपने प्रवाह मार्ग से लंबी दूरी तय कर, विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है, दूरी तय कर उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच सीमा बनाती है। कर्मनासा नदी बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। उत्तर पूर्व की ओर बहने के बाद अंत में रोहतास जिले में चौसा के समीप गंगा में मिल जाती है। तो कर्मनासा कहाँ मिलती है? चौसा के समीप, रोहतास जिला में, रोहतास जिले में चौसा के समीप गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ मिल जाती है कर्मनासा गंगा में? तो चौसा के समीप। बिहार में इस नदी को अपवित्र तथा अशुभ माना जाता है। किसको? तो कर्मनासा को। सकरी नदी, यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है सकरी नदी। बिहार में गया, नवादा, पटना, मुंगेर जिलों में बहने के बाद अंततः क्यूल के समीप गंगा में मिलती है। तो सकरी कहाँ मिलती है भाई? तो क्यूल के समीप गंगा में मिल जाती है। नवादा जिले में सकरी नदी से सिंचाई के लिए नहर निकली हुई। कहाँ निकली हुई? नवादा जिले में। अजय नदी, यह नदी जमुई जिले के बटपार नामक स्थान से निकलती है। यह पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंततः गंगा में मिल जाती। इस नदी पर कई छोटे छोटे बांध बनाए गए। इस नदी को अजयावती या अजमती भी कहते हैं। तो अजय नदी, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, तो हम लोग एक देउल पार्क में गए, हमारा एक ब्लॉग है तो उसमें हम लोग गए थे, देउल पार्क गए थे। तो देउल पार्क जो है वो सिचुएटेड है अजय नदी पे। तो अजय नदी वहाँ से जमुई जिले बटपार नामक स्थान से निकलती है। यह पूर्व तथा दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंततः गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर छोटे बड़े बांध बनाए गए हैं। तो ये हुआ बिहार में नदियाँ का जो है, यहाँ आज ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक हम लोग 12 बोल सकते हैं या फिर ज्योग्राफी का 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग लगातार इसको पढ़ते रहिए। ज्योग्राफी में इससे सबसे ज़्यादा सवाल रहता है बिहार में नदियाँ, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और जो सवाल पूछा जाता है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। एक बार समझ के दिमाग में सेट कर लेना है और उसको बना देना है। उसके लिए बार बार आप वीडियो घुमा के देखिए, बीच में डिस्कशन भी कर लीजिए अपने फ्रेंड से, फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो देखें और फिर आप लोग डिस्कशन कीजिए और डिस्कशन करके कमेंट में बताइए कि कमेंट जरूर कीजिए वीडियो देख के, ताकि कमेंट में बताइए तो इंटरेक्टिव सेशन होगा। मैं चाहता हूँ कि जो अगर कोई भी कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे अभी मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन मुझे पता है कि साइंस में प्रॉब्लम होता है, साइंस से 30 क्वेश्चन कम से कम आता है, बायोलॉजी से तो कभी कभी 15 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री रसायन शास्त्र और 10 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछना ही, बाकी मैथ का 10 क्वेश्चन आता है। तो 30 क्वेश्चन तो पूछना ही है साइंस से, 10 क्वेश्चन मैथ का। तो वो भी कन्फ्यूजन होगा कि बायोलॉजी कैसे होगा, फिजिक्स कैसे होगा, केमिस्ट्री कैसे होगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनका खास तौर पे। तो उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, हम लोग उसके लिए भी तैयारी किए हुए हैं और उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे और बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इतना अच्छा से डिस्कशन करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मतलब एक बार समझ लेना है, बस 2-4 बार वीडियो घुमा के देख लेना है और समझ लेना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर अभी तक आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए, तो हम उसके लिए एफर्ट लगाएंगे। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, या फिर आप तैयारी कैसे करें, आप प्लानिंग कैसे करें, 2 महीना बचा हुआ है, कैसे शेड्यूलिंग करें। अगर समझ में नहीं आता है, कोई डाउट हो रहा है किसी भी तरह का है, तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप किस लेवल की तैयारी आपकी, आप पहले कभी किए हैं नहीं किए हैं, आप फ्रेशर हैं। तो जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो ये ज़रूर है कि आप सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो आप इंटरेक्ट कीजिए, इंटरेक्टिव सेशन इसको बनाइए
और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको तो नोटिफिकेशन जा रहा होगा, देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो उसको दबा दीजिएगा। और जो नहीं किए हुए हैं, पहली बार आए हैं, या फिर वो लोग भी जो देख रहे हैं लेकिन नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। अगर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कभी एक आध दिन, तो वो अलग बात है, वरना किसी भी दिन ब्रेक नहीं होने वाला है। हम लोग लगातार इसको सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का जलप्रपात एवं जलकुंड, जलप्रपात जो भी है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा लगभग ज्योग्राफी, जो भूगोल जो इसमें दिया है 2-3 पेज में दिया है, उसके बाद हम लोग सिंचाई पढ़ेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं, पढ़ते रहिए, खूब मन से जम के पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।